हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन एक प्रकार की अस्थायी परिवर्तन होती है, अर्थात इसमें केवल अवस्था, गंध और रंग में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के माध्यम से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और परिवर्तन के जो कारक होते हैं उसे हटाने पर हमें वह मूल अवस्था में प्राप्त होती है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ जो होती है उसे गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जल में। उसके पश्चात उसे पुनः शीतित करने पर वह बर्फ़ में बदल जाती है, अर्थात यह एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन होती है। अगर हम इसके परिवर्तन के कारक को बदल देंगे तो वह पुनः हमें पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही लोहे का चुंबक बनना। अगर हम किसी लोहे को चुंबक बना देते हैं तो कुछ समय के पश्चात उसे स्वतंत्र खुला छोड़ देने पर वह पुनः लोहे में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात यह परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त शक्कर और नमक का जल में पिघलना भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगर हम शक्कर या नमक के जो विलयन हैं उसे वाष्पीकृत कर देंगे तो हमें पुनः शक्कर और नमक प्राप्त हो जाएगा, अतः ये सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों और उसके संगठन में परिवर्तन होता है। इसमें एक नए प्रकार का पदार्थ बनता है। परिवर्तन के कारक को हटाने पर भी हमें वह मूल वस्तु प्राप्त नहीं होती है, अर्थात एक बार परिवर्तन के पश्चात हम उसे पुनः मूल वस्तु में परिवर्तित नहीं कर सकते। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत उदाहरण आते हैं दूध का दही बनना। दूध के दही बनने के पश्चात हम पुनः दही से दूध नहीं बना सकते। उसी प्रकार लोहे का जंग लगना, कोयले का जलना और सब्जी का पकना, अर्थात सब्जी के एक बार मुलायम हो जाने के पश्चात हम उसे पुनः सामान्य अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात इन उदाहरणों को हमें याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो हमें याद रखना है कि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जबकि लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना और सब्जी का पकना ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत बर्फ़ का पिघलना, लोहे का चुंबक बनना, शक्कर और नमक का जल में पिघलना ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी या रासायनिक गतिकी क्या होती है। तो रासायनिक गतिकी या रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन की प्रक्रिया को कहा जाता है रासायनिक बलगतिकी या रासायनिक गतिकी। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं रासायनिक साम्य अवस्था। सबसे पहले हम कोई एक पदार्थ लेते हैं जिसे ए कहा जाता है और जो उससे बनने वाला जो उत्पाद होता है उसे बी कहा जाता है। तो जो ए है उसे अभिकारक कहा जाता है, जबकि उससे बनने वाला उत्पाद जो है उसे उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक साम्य अवस्था एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और यह एक गतिमान स्थिति होती है। इसमें अभिकारक और उत्पाद का वेग समान होता है, अर्थात जो अभिकारक होता है ए और जो बनने वाला उत्पाद होता है बी, इन दोनों का वेग जो है एक समान होता है। जबकि इसमें अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात रासायनिक साम्य अवस्था की स्थिति में जो उत्पाद है और जो अभिकारक है इसकी जो मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन दोनों के जो आपस में मिश्रण बनते हैं उसकी सांद्रता भी सदैव स्थिर होती है, अर्थात उसकी मिश्रण की मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक साम्य अवस्था के उदाहरण के अंतर्गत जो फेरिक क्लोराइड होती है उसके जलीय विलयन को अमोनियम थायोसल्फेट विलयन के साथ मिलाने पर फेरिक थायोसल्फेट का लाल रंग जैसा उत्पाद प्राप्त होता है। तो यह जो उदाहरण है वह रासायनिक साम्य के अंतर्गत आती है। रासायनिक साम्य अवस्था की स्थिति में अभिकारक और उत्पाद का वेग समान होता है और उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होती है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कि रासायनिक साम्य के लक्षण क्या होते हैं, अर्थात रासायनिक साम्य अवस्था की स्थिति में अग्र और पश्च अभिक्रिया एक समान होती है, अभिकारक और उत्पाद की मात्रा स्थिर होती है। हमने अभी देखा कि जो ए और बी है उनकी जो मात्रा है, सांद्रता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी और उसकी जो वेग होगी वह एक समान होगी। रासायनिक साम्य की जो अवस्था होती है उसमें ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन के साथ ही उसकी जो साम्यता होती है उसमें परिवर्तन होती है, अर्थात जो अभिक्रिया होती है अगर हम उसमें ताप, दाब और उसकी जो सांद्रता है परिवर्तन करते हैं, जो रासायनिक साम्य अवस्था होगी वह भी प्रभावित होगी। उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अगर हम इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो जो रासायनिक साम्य अवस्था की स्थिति होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अर्थात यह दोनों दिशाओं में संचालित होती है। तो रासायनिक साम्यावस्था के लक्षण को हमें याद रखना है कि यह अग्र और पश्च दोनों में इसका वेग एक समान होता है, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होती है, अर्थात इसकी जो मात्रा होती है वह स्थिर रहती है। ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन के साथ इसकी जो साम्यता होती है उसमें भी परिवर्तन होती है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अगला हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता में होने वाला परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया की दर। जहाँ भी दर होती है वहाँ पर हम हमेशा समय के रिस्पेक्ट में लेते हैं। यहाँ पर दिया गया कि इकाई समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होगी उसमें होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया की दर। इन दोनों का इकाई समय अंतराल में जो मात्रा में परिवर्तन होगा उसे ही कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा होता है समय अंतराल, अर्थात जो अभिकारक होगी उसकी सांद्रता में हमेशा कमी होती है और जो उत्पाद होगा उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, तो इसे ही कहा जाता है अभिक्रिया की दर। अगर अभिकारक की सांद्रता में तीव्रता से कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में तीव्रता से वृद्धि होगी तो इसे कहा जाएगा अभिक्रिया की दर तेज है। इसे उत्पाद के टर्म में भी लिखा जा सकता है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय अंतराल। तो यह होती है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से नहीं हैं, या फिर कोई एक दिया हो उसमें पूछा जाए कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इसे हमें याद रखना है, अभिकारक की सांद्रता जो है वह अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर दर में वृद्धि होती है, अर्थात जो A होता है अगर इसकी मात्रा को हम बढ़ा देंगे तो जो उत्पाद होगा वह भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, अर्थात अभिक्रिया की दर को अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि के साथ ही यह अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। इसके साथ ही ताप जो है वह भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभिक्रिया की दर ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। प्रति 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को अगर बढ़ा देंगे किसी अभिक्रिया की तो उसकी अभिक्रिया की दर जो है दुगनी हो जाएगी। अगला प्रभावित करने वाला कारक है वह है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया में बाहर से मिलाया जाता है, परंतु यह उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन जो अभिक्रिया की दर होती है उसे या तो यह बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। इस प्रकार उत्प्रेरक की उपस्थिति भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अगर कोई ऐसा उत्प्रेरक उपयोग करते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है या फिर अभिक्रिया की दर को घटा देती है, अर्थात उत्प्रेरक के माध्यम से अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, यह उत्प्रेरक जो है स्वयं अपरिवर्तित होता है। अभिक्रिया की दाब जो होती है वह भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, अर्थात अगर अभिक्रिया जो है गैसीय अवस्था में होती है तो दाब बढ़ाने से आयतन कम हो जाता है और इस प्रकार अभिक्रिया की दर भी प्रभावित होती है। जो गैसीय आदर्श गैस का सिद्धांत होता है PV = nRT या फिर PV = mRT, तो यहाँ जो दाब होती है वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अगर हम दाब को बढ़ा देंगे तो यह जो आयतन होगी वह कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आयतन की कमी के कारण उसके टक्करों की संख्या पर भी प्रभाव होता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया के दाब जो है वह अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अगला दिया गया है पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात अभिकारक ठोस अवस्था में है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अर्थात जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसमें अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज होगी। और अगर हम इसी ठोस पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल में और अधिक वृद्धि हो जाएगी और इसके अभिक्रिया की दर और अधिक तेज हो जाएगी। तो इन सभी कारकों को हमें याद रखना है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। सबसे पहले अभिकारक की सांद्रता होती है, सांद्रता में वृद्धि करने के साथ ही अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। उसके साथ ही ताप होती है, ताप को बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, ऐसे उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है या फिर घटाती है, इस प्रकार यह भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। इसके साथ ही अभिक्रिया के दाब और पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सभी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है और उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा कम होती है। यहाँ पर हमने देखा कि जो अभिकारक होती है और B जो है उत्पाद है, तो जो अभिकारक होगी उसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होगी और यही आंतरिक ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है और यही ऊष्मा वातावरण में
मुक्त होती है और कुछ ऊर्जा अभिक्रिया में शामिल होती है। तो इस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत इस उदाहरण को हमें याद रखना है कि जो कार्बन होती है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ ही ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो यह उदाहरण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें बाहर के वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत उदाहरण को हमें याद रखना है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वह ऑक्सीजन से सहयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत उदाहरण को याद रखिएगा। अब हम अगला पढ़ते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो कि अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है और यह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है। अर्थात मान लेते हैं कोई अभिक्रिया दी गई है और इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इसे कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है और यह कभी भी पूर्णतः को प्राप्त नहीं करती है। अर्थात अगर कोई अभिकारक है उससे उत्पाद प्राप्त होगा, अगर हम उसके परिवर्तित करने वाले कारकों को बदल देंगे तो यह जो उत्पाद होगी वह पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात यह अभिक्रिया कभी भी पूर्णतः को प्राप्त नहीं करती है। यह अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है। इसे दो तीर के निशान से व्यक्त किया जाता है और अभिक्रिया के मध्य में साम्य स्थापित होता है, अर्थात इन दोनों के मध्य में एक प्रकार का साम्य स्थापित होता है। उदाहरण को हमें याद रखना है कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होती है उसे गर्म करने पर वह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती है। फिर इसे ठंडा कर देंगे तो यह पुनः फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो कि दोनों दिशाओं में होती है और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। जबकि इसके विपरीत होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे एक तीर के निशान से व्यक्त किया जाता है। यह अभिक्रिया जो होती है अभिकारक जो उत्पाद में परिवर्तित होती है, परंतु इसके परिवर्तन के कारक को बदल देने पर यह उत्पाद जो है अभिकारक में परिवर्तित नहीं होगी। यह अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त करती है और यह अभिक्रिया सतत और उच्च वेग से होती है। अगर हमें उदाहरण को याद रखना है, इसके अंतर्गत पोटेशियम क्लोरेट होती है, उसे गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में बदल जाती है। जबकि जो दूसरी अभिक्रिया होती है उसमें जो CaCO3 होती है उसे गर्म करने पर यह CaO और Ca2 में बदल जाती है। परंतु अगर हम इसे पुनः ठंडा कर देंगे तो हमें यह CaCO3 प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह केवल एक दिशा में संचालित होती है। अगला हम पढ़ते हैं मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जो कि अत्यंत धीमी गति से होती है उसे कहा जाता है मंद अभिक्रिया। जैसे लोहे में जंग लगना, हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। तो इन दोनों उदाहरण को हमें याद रखना है कि लोहे में जंग लगने की क्रिया एक प्रकार की मंद अभिक्रिया होती है, जिसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। जबकि ऐसी अभिक्रियाएं जो कि अत्यंत तीव्र गति से होती है और जो कि अत्यंत अल्प समय 10⁻⁻⁶ सेकंड में पूर्ण होती है, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है तीव्र अभिक्रिया। इस समय को हमें याद रखना है कि यह एक अत्यंत अल्प समय 10⁻⁻6 सेकंड में पूर्ण होती है। तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत जो सोडियम क्लोराइड का विलयन होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की कुछ बूंद मिलाने पर वह सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। अगला हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होती है? तो अम्ल का जो गुण होता है वह स्वाद में खट्टे होते हैं और ये अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस से परिवर्तित कर देती है। साथ ही यह मिथाइल ऑरेंज होता है, उसे भी लाल रंग में परिवर्तित कर देती है। परीक्षा की दृष्टि से अम्ल के विषय में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह नीले लिटमस को लाल में बदलती है और यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल में बदल देती है। अम्ल जो होती है वह क्षार से क्रिया करके उदासीन बनाता है और जो प्रबल अम्ल होती है वह विद्युत का सुचालक होती है। तो अम्ल के इन सभी गुणों को हमें याद रखना है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल उस अम्ल को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं। अर्थात इसके उदाहरण आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इस कारण इसे कहा जाएगा ऑक्सी अम्ल। जबकि जो हाइड्रा अम्ल होगी वहाँ पर केवल हाइड्रोजन उपस्थित होगा। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रो आयोडिक अम्ल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है HCl, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, इस कारण इसे हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। और अगर किसी अम्ल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो तो उसे ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। क्षार जो होती है वह स्वाद में कड़वा होता है। यहाँ पर अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होती है स्वाद में कड़वा होता है और यह क्षार के विपरीत कार्य करती है। यह लाल लिटमस को नीला लिटमस से परिवर्तित कर देती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अम्ल होती है वह नीला लिटमस को लाल में बदलती है, जबकि जो क्षार होती है वह लाल को नीला में परिवर्तित करती है। इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहा जाता है, अर्थात जो भस्म होती है अगर वह जल में विलय होती है या फिर जल में विलय नहीं होती है, इस आधार पर उसे 2 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे भस्म जो जल में विलय होती है उसे क्षार कहा जाता है। उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है? तो जो अम्ल और क्षार होते हैं आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण की प्रक्रिया। परीक्षा की दृष्टि से हमें इन सभी तथ्यों को याद रखना है, क्योंकि अगला हम पढ़ते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होती है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होती है। इसके बाद हम अम्ल और क्षार के संबंध में विभिन्न प्रकार की अवधारणा पढ़ेंगे, जिसमें जो अम्ल होती है उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, जबकि जो क्षार होती है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है। तो इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है, जबकि कौन सा क्षार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार है। कोई अम्ल होता है उसकी जो प्रबलता होती है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात जो अम्ल होती है उसमें अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है तो वह होगी प्रबल अम्ल, अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम है तो वह होगी दुर्बल अम्ल। वैसे ही अगर क्षार है अगर उसमें हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता अधिक है तो वह होगी प्रबल क्षार, और अगर उसमें मात्रा कम है, सांद्रता कम है, तो वह होगी दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल के अंतर्गत उदाहरण को हमें याद रखना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है और जो नाइट्रिक अम्ल होती है यह प्रबल अम्ल के अंतर्गत आती है, जबकि जो प्रबल क्षार होती है उसके अंतर्गत आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि परीक्षा में यह सीधे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है या फिर निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, तो हमें चयन करना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह प्रबल क्षार है, जबकि जो प्रबल अम्ल के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आते हैं। वैसे ही दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं एसिटिक अम्ल, जो कि एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, जबकि दुर्बल क्षार के अंतर्गत आते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी उदाहरण को हमें याद रखना है कि कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है और कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है। सबसे अधिक दुर्बल अम्ल होता है H2CO3, तो इसे भी हमें याद रखना है कि सबसे अधिक दुर्बल अम्ल होता है H2CO3। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं आयनिक साम्य अवस्था। ये वह अवस्था जिसमें जो अभिकारक होती है और आयनिक उत्पाद होते हैं उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होती है, अर्थात साम्य अवस्था हमने पढ़ा रासायनिक साम्य अवस्था जिसमें सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होती है, परंतु आयनिक अवस्था में यह आयनिक अभिकारक होगी और यह आयनिक उत्पाद होगी। तो इन दोनों के जो सांद्रता होगी उसमें अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहा जाता है आयनिक साम्य अवस्था। आयनिक साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमें याद रखना है कि जो तनुता होती है, अर्थात कोई विलयन दी गई है उसमें तनुता बढ़ने के साथ वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और इस प्रकार जो आयनिक साम्य अवस्था होती है वह प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त जो विद्युत अपघट्य का स्वभाव होता है उसके माध्यम से भी जो आयनिक साम्य अवस्था होती है वह भी प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात आयनिक साम्य अवस्था इससे भी प्रभावित होती है। वियोजन का मतलब होता है अलग होने की प्रक्रिया। अगर हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं NaCl, तो यहाँ पर अगर हम तनुता को बढ़ा देंगे विलयन की तो वियोजन की जो मात्रा होगी वह बढ़ जाएगी, अर्थात यह आसानी से अलग हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम ताप को बढ़ा देंगे तो वहाँ पर भी वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात ताप को बढ़ाने पर ये दोनों जो है आपस में आसानी से अलग होंगे, और इस प्रकार जो आयनिक साम्य अवस्था होगी वह भी प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त जो विलायक की प्रकृति होती है उसके माध्यम से भी आयनिक साम्य अवस्था प्रभावित होती है। जिन विलायकों का परावैद्युतांक मान सबसे अधिक होता है उनके जो विद्युत अपघट्य पदार्थों को घोलने की क्षमता भी अत्यधिक होती है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें केवल इन बिंदुओं को याद रखना है कि आयनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। सबसे पहला कारक है तनुता, विद्युत अपघट्य का स्वभाव, ताप और विलायक की प्रकृति। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षार के विभिन्न प्रकार की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही pH मान और उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।